नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। पहली खबर मोदी सरकार 3.0 से जुड़ी हुई। नतीजों में भले ही किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिला हो, लेकिन 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए के सबसे बड़े घटक दल के तौर पर उभरी है। एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है, लिहाजा ये तय है कि तीसरी बार भी बनेगी तो मोदी सरकार, या यूं कहें अब की बार एनडीए सरकार। दूसरी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी हुई। यूपी और हिंदी बेल्ट में भले ही बीजेपी को नुकसान हुआ है, लेकिन पीएम मोदी का मिशन साउथ कामयाब रहा। केरल में भी पार्टी खाता खोलने में कामयाब रही और उसके पीछे पार्टी की एक सोची समझी रणनीति रही, जिस पर चलकर पार्टी ने ये सफलता हासिल की। तीसरी खबर लोकसभा चुनाव के नतीजों में किंग मेकर बनकर उभरे राजनेताओं से जुड़ी हुई है। चुनाव में कुछ उन नेताओं ने वापसी की है जिनको लगभग खारिज किया जा चुका था, और ये नेता अब किंग मेकर बनकर उभरे हैं। इनका साथ ही किसी भी गठबंधन या संभावित सरकार के लिए जरूरी हो गया है। चौथी खबर मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों के नतीजों से जुड़ी हुई है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार एमपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर एक तरीके से कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश कर दिया। 29 की 29 सीटें उसके खाते में कैसे आईं और क्या रही उसकी रणनीति, ये भी हम आपको बताएंगे। पांचवी खबर मध्य प्रदेश के पड़ोसी छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आंधी चली और कांग्रेस को उखाड़ फेंका। छत्तीसगढ़ बीजेपी की ताकत और कांग्रेस की कमजोरियों की कहानी भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। ये चुनाव बहुत कुछ कहता है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने पर सालों बाद केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। गठबंधन तो पहले भी था, मगर तब एनडीए के साथी दलों का होना न होना तकरीबन बराबर था। मगर इस बार एनडीए के मुख्य घटक बीजेपी को सरकार चलाने में अपने गठबंधन के साथियों की परवाह करनी होगी, उनकी बात माननी होगी, नाज नखरे उठाने होंगे और अपना एजेंडा पूरा करवाने में साथी दलों की मान मनौवल भी करनी होगी। कितनी बदली होगी ये गठबंधन की सरकार, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी के लिए अपना कुछ नहीं है, आप ही मेरा परिवार। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मोदी मोदी मोदी। पीएम 3.0 एनडीए ने मारी बाजी, क्या नीतीश के हाथ में चाबी। 2 सफल कार्यकाल पूरे करने के बाद 240 सीटों पर परचम लहराने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा और अब सभी को इंतजार 8 जून का है। सवाल यह है कि इंतजार किस बात का, क्या पीएम की हैट्रिक होते देखने का या फिर ऐतिहासिक बदलाव के साक्षी बनने का। ये बात आज इसीलिए जरूरी हो गई है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार नई सरकार की सूरत बदली नजर आ सकती है। इस बार बीजेपी 2014 के बाद पहली बार बहुमत के जादुई आंकड़े 272 को पार नहीं कर पाई। बीजेपी के खाते में 240 सीटें गईं। तेलुगु देशम पार्टी ने 16, जेडीयू ने 12, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटें जीती। अभी इस सरकार गठन में अहम भूमिका निभाएंगी। टीडीपी और जेडीयू इन दोनों को मिलाकर कुल 28 सीटें होती हैं, जो बेहद खास है। इसी बीच जिस ओर ध्यान छूट रहा है वो अन्य का आंकड़ा है। इस बार अन्य के खाते में 17 सीटें हैं। ये सांसद भी सरकार का भविष्य तय कर सकते हैं। इन 17 सांसदों में एआईएमआईएम के ओवैसी, बिहार के पूर्णिया से जीतने वाले पप्पू यादव, यूपी के नगीना से जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद, पंजाब के फरीदकोट से जीतने वाले सरबजीत सिंह खालसा, खडूर साहिब से जीतने वाले अमृतपाल सिंह, दमन और दीव से जीतने वाले निर्दलीय पटेल उमेश भाई, सांगली से चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल, बारामूला से जीतने वाले इंजीनियर राशिद सहित
YSRCP के 4 और यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल के 1 मेंबर का नाम शामिल है। ऐसे में केंद्र में एनडीए की सरकार तो बनती दिख रही है, लेकिन बीजेपी की सीट 272 से कम होने के नाते इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के लिए मंथन कर रहा है। नीतीश और नायडू के 28 सांसद अगर इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लेते हैं तो उसका आंकड़ा 262 तक पहुंच जाएगा। उसे 10 और सांसदों की जरूरत होगी। ये 10 सांसद उन अन्य में से आ सकते हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जनता ने तो बीजेपी का बहुमत खींच लिया है, 232 तक लाकर खड़ा किया है। तो अब जोड़ तोड़ वाली सरकार बनाने की कोशिश हो रही है तो करने दो। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसी कोशिश होती है। जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रिस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है, ऐसा मैं नहीं मानता। पूर्ण बहुमत न मिलने के चलते इस बार पीएम मोदी के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1, पूर्ण बहुमत न होने की वजह से अब एनडीए को साथ लेकर चलने की चुनौती। चैलेंज नंबर 2, नीतीश और नायडू अपने राज्यों को स्पेशल राज्य बनाने की मांग करेंगे। चैलेंज नंबर 3, बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच विचारधारा को लेकर भी मतभेद होंगे। चैलेंज नंबर 4, मोदी सरकार को बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को धरातल पर उतारने में कशमकश करनी होगी। चैलेंज नंबर 5, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा। भाजपा के पास इतना बहुमत होता था कि कोई भी सहयोगी दल इस स्थिति में नहीं होता था कि मोदी के सामने तनकर खड़ा हो जाए या अपनी मनवाने के लिए एकदम जिद करने लगे। अगर कोई जिद भी करेगा तो वो तभी मान सकते हैं जब वो चाहेंगे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। 240 का जो आंकड़ा है वो बहुमत से लगभग 22 सीटें कम है, न्यूनतम बहुमत से कम है। तो जाहिर सी बात है सरकार की जो निर्भरता है वो सहयोगी दलों पर ज़्यादा है। नतीजे घोषित हुए कुछ वक्त भी नहीं बीता और केंद्र में सरकार को लेकर उठापटक के लक्षण नजर आने लगे हैं। बहुमत से दूर बीजेपी को अपने गठबंधन पर भरोसा है। वहीं विपक्षी गठबंधन भी एनडीए को तोड़ नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि ये राजनीति है, यहाँ कयास तो बहुत लगते हैं लेकिन होता वही है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे एनडीए के 2 खास घटक टीडीपी और जेडीयू को लेकर बहुत शंकाएं भी जताई जा रही हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए या कहें जिद या अपनी शर्तें मनवाने के लिए जानी जाती हैं। फिर भी दोनों दलों ने फिलहाल तो एनडीए के साथ एकजुट रहने में ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, मगर गठबंधन की सरकार को चलाने में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सतर्कता बरतनी होगी और साथ ही अपने राजनीतिक कौशल का परिचय भी देना होगा, क्योंकि सब दलों को साथ लेकर चलना आसान नहीं होता। इस बार की जीत बीजेपी के लिए बहुत खास है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार दक्षिण के राज्यों में अपना खाता खोला है। दक्षिण विजय का सपना बीजेपी लंबे समय से देख रही थी, जो इस चुनाव में जाकर पूरा हुआ है। दक्षिण की कुल 129 सीटों में से बीजेपी को 29 सीटें मिली, जिसमें खास रही केरल की वो इकलौती सीट जिसे बीजेपी ने लंबे संघर्ष के दम पर जीता है। देखिए बीजेपी के दक्षिण विजय अभियान की ये कहानी। दक्षिण में खुला बीजेपी का द्वार, लेकिन नहीं हुआ 400 पार। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा हिंदुस्तान की है, लेकिन दुनिया में जाकर के सीना तान करके बोलने का किसी को जरूरी नहीं लगा। इसकी मुझे पीड़ा है। भारत के अलग अलग कोनों में करीब करीब
100 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। विजय अभियान पार्टी की लगातार गतिविधियों का नतीजा है, मगर प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर दौरों ने भी पार्टी का आधार बनाने में बहुत मदद की। बीजेपी ने 400 पार के नारे के लिए दक्षिण का रास्ता तलाशा था, मगर दक्षिण की इस भारी जीत ने उत्तर प्रदेश में पार्टी को लगे बड़े बड़े झटके को संभाला और सरकार बनाने में भारी मदद की। अगर कहें कि इस बार का चुनाव अप्रत्याशित परिणामों का रहा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सोशल मीडिया पर जो आंकड़े दिखाए जा रहे और बताए जा रहे थे वो लगभग गलत साबित हुए। कई प्रत्याशी ऐसे थे जिनको जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, परंतु परिणाम बिल्कुल उलट। तो चलिए लोकसभा चुनाव में ऐसी महिला प्रत्याशियों पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिनके जीत की पूरी हवा बनी हुई थी, लेकिन उनके हाथों में सिर्फ शिकस्त आई। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ प्रमोशन और हवाबाजी सब कुछ चलता है। माहौल चुनाव का था तो सोशल मीडिया का बाजार पूरा गर्मा गर्म दिखा। डिजिटल प्रचार से लेकर लोगों से संवाद तक सब कुछ खटाखट, टकाटक और झकाझक। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स या फिर और भी किसी अन्य प्लेटफॉर्मों पर कुछ महिला प्रत्याशियों की खूब चर्चा हुई। उनके चुनावी जनसभा के रील्स और भाषण खूब वायरल हुए, लेकिन परिणाम उनके हिस्से में नहीं रहा। इन महिलाओं में सबसे ऊपर नाम आता है स्मृति ईरानी का। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पूरे चुनावी प्रचार में सुर्खियों में बनी रही। कारण था गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से अपना नामांकन भरना। अमेठी एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस ने सस्पेंस बनाकर रखा था। माना जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी अपना नामांकन भरेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमेठी से स्मृति ईरानी की एक तरफा जीत हासिल हो सकती है। चुनाव परिणाम पूरा इसके विपरीत था। साल 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के चर्चे जोरों शोरों से हो रहे थे। कारण था AIMIM प्रमुख ओवैसी के विरुद्ध लता का ताल ठोकना। पूरे चुनावी प्रचार में माधवी लता ने अपना पूरा दमखम दिखाया। माधवी लता की रैली और रोड शो की फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती थी। कभी माधवी लता हवा में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती तो कभी पतंग की डोर काटती नजर आती थी। माधवी लता के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जब प्रचार किया था तो वहां दोनों ही नेताओं ने अपने कड़े तेवर दिखाए थे। माधवी लता का डोर टू डोर प्रचार का वीडियो भी काफी वायरल होता था, पर चुनाव के नतीजे माधवी लता के पक्ष में नहीं आए। तीसरा बड़ा नाम आता है नवनीत राणा का। अमरावती सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाली नवनीत राणा अपने बयानों के कारण सुर्खियों में छाई रही थी। नवनीत राणा ने ओवैसी के छोटे भाई के 15 मिनट वाले बयान को लेकर अपने जवाबी तेवर दिखाए थे, जिसके बाद से जमकर बखेड़ा हुआ था। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपना दबदबा बनाया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा को कांग्रेस प्रत्याशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। चौथा बड़ा नाम आता है रोहिणी आचार्य का। बिहार में सारण सीट से राष्ट्रीय जनता
कहानी का सबक यही है कि चुनाव हवाबाजी में कम, जमीन पर ज़्यादा लड़े जाते हैं। पूरे चुनाव में स्मृति ईरानी, माधवीलता, रोहिणी आचार्य, नवनीत राणा बहुत चर्चा में रहीं, लेकिन नतीजे आए तो इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। हर चुनाव कुछ कहता है, कुछ नए नेता गढ़ता है। 2024 का ये चुनाव भी कुछ नेताओं की चमक और कद बढ़ा गया तो कुछ का कद घटा गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तीसरी बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर बनकर उभरे हैं, तो तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ने भी इस चुनाव में अपना लोहा मनवा लिया। इस चुनाव में फ्लॉप साबित हुए नेताओं की लिस्ट भी लंबी है। देखिए इस चुनाव में नेता नगरी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कौन बने बढ़त बनाकर एक मजबूत किंग मेकर बनकर उभरे हैं। इसमें एक नाम चंद्रशेखर आजाद का भी शामिल है। 2022 में विधान पिछले लोकसभा चुनाव से 10% ज्यादा यानी करीब 68% वोट पार्टी को मिले, ये रणनीति रही। रणनीति का कमाल ही है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की। इसके साथ ही पार्टी ने बूथ विजय अभियान भी चलाया। बीजेपी ने इसी दम पर 80% बूथों पर विजय हासिल की। मोटे तौर पर मध्य प्रदेश की पहले तो आप पृष्ठभूमि हम देखें, यहाँ चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम 1937-40 से यहाँ आरंभ है। यहाँ 62 में और 1967 में जनसंघ ने भी सीटें जीती हैं। इस बार अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर में गुजरात के बाद केवल मध्य प्रदेश है जहाँ पर वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। और 2019 की तुलना में वोट का प्रतिशत बढ़ा है भाजपा का, और एक सीट भी बढ़ाई है। छिंदवाड़ा जैसी सीट उन्होंने जीत ली है, तो क्लीन स्वीप किया हुआ है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने किस तरह संगठन को मजबूत करने का काम किया और किस रणनीति के तहत आगे बढ़ी। रणनीति नंबर 1, पार्टी ने बूथ लेवल पर काम किया। पार्टी ने बूथ विजय अभियान चलाया। हर बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लिया। 10 दिन 2 घंटे अभियान चलाया गया।
पिछली बार से 10% ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। 40,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यकर्ताओं ने काम किया। पार्टी को 80% बूथों पर जीत की उम्मीद थी। रणनीति नंबर 2, जनसभा और रोड शो पर जोर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 180 सभा और 58 रोड शो किए। प्रधानमंत्री ने 8 सभा 2 रोड शो किए। अमित शाह ने 4 सभाएं की। जेपी नड्डा ने 7 सभाएं, राजनाथ सिंह ने 6 सभाएं की। रणनीति नंबर 3, नए प्रयोग किए। पार्टी ने स्थापना दिवस पर 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग कराई। अंबेडकर जयंती पर 66,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। मतदाता पर्ची वितरण अभियान चलाकर हर बूथ पर मतदाता पर्ची वितरण अभियान चलाया। 21 लोकसभा संवाद केंद्रों पर 1 करोड़ से ज्यादा फोन किए गए। द ग्रेट इंडियन पॉलिटिक्स समझने के लिए कई देशों के लीडर भी आए और यही नतीजा रहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में मतदाताओं के मन को छूने में सफल साबित हुई। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की पूरे देश में चर्चा होती है। इस संगठन को गढ़ने वाले कुशाभाऊ ठाकरे की मेहनत का फल अब सामने आ रहा है, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हो रही है। वैसे बीजेपी के संगठन को आरएसएस का खाद पानी भी लगातार मिलता है, जिससे बीजेपी का कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर मेहनत करता है और चुनाव दर चुनाव बेहतर परिणाम देता है। अब वक्त है चलते चलते का। आपने ये सुना होगा कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो फिर आज एक ऐसी तस्वीर आई जो बहुत कुछ कह गई। दरअसल चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक के लिए न्योता दिया था। पटना से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में उनके साथ तेजस्वी यादव भी ठीक पीछे थे। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार के पीछे सीट पर बैठे थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन बीच सफर में दोनों एक दूसरे के साथ बैठे भी नजर आए। दोनों की इस तस्वीर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। तो देखिए क्या ज़बरदस्त तस्वीर है कि पहले तो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हुए थे, बाद में जो तस्वीर आई वो उसमें एक ही अगल बगल में भी एक साथ बैठे हुए नजर आए थे। यानी कि पहले आगे पीछे थे, बाद में एक साथ बैठ गए। क्या बातें की, क्या मंत्रणा की, ये रहस्य का विषय है।